हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो भी गणित का टॉपिक होगा और क्लास 10th की होगी, ठीक है ना। और वो होगा क्या चीज? बहुपद, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें से पॉलिनोमियल कह रहे होते हैं, ठीक है ना। इस बहुपद को बारीकी से समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या कुछ कुछ थ्योरिया है, उसको अच्छे ढंग से हमें समझ लेना होगा। और जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट को अच्छे से आप समझ लेते हैं तो पूरी की पूरी बहुपद आप अच्छे से कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहला इस बात आया यहाँ पे बीजगणित। बीजगणित क्या होता है कि बहुपद का एक क्या ये बीजगणित से ही क्या बहुपद आया आ रहा होता है। मतलब कुल मिलाकर बात ये कह रहे होते हैं कि गणित की जितने सभी ब्रांचेस होते हैं उसमें से एक ब्रांच होता है हमारा बीजगणित, जिसे अलजेब्रा कह रहे होते हैं। उसी अलजेब्रा से ही बहुपद आते हैं, ठीक है। और इस बीजगणित के पिता की बात करते हैं तो बीजगणित के पिता कौन हो जाते हैं? अल ख्वारिज़मी। जो हम लोग प्रीवियस हमारे पुराने वीडियो आप देख सकते हैं पिता के बारे में भी, तो आपको मिलेगा भी अल ख्वारिज़मी। इनके पिता के रूप में जाने जाते हैं। अल ख्वारिज़मी को पिता माना जाता है बीजगणित का। और बीजगणित है क्या चीज, इसको भी हम लोग साथ साथ समझते चलते हैं। तो बीजगणित होता क्या चीज है? ये गणित की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम चर राशि और अचर राशि के चर और अचर राशि को आपसी संबंधों के बारे में, चर राशि और अचर राशि के बारे में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? अध्ययन कर रहे होते हैं। क्या बोलेंगे इसको लोग कि क्या कहते हैं? गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत चर तथा अचर राशि के बारे में अध्ययन करते हैं तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग बीजगणित, है ना। अब देखिए, बीजगणित के बाद से अगले टॉपिक हम बात कर रहे हो तो होता है हमारा बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। गणित बीजगणित पढ़ने के बाद जस्ट हमारा आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ये भी क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक नहीं, हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा, ये यहाँ क्या होता है कि चर राशि और अचर राशि को क्या करता है? गणितीय संक्रियाओं के साथ जब एक साथ लिख दिया जाता है तो लिखने के बाद से जो एक व्यंजक मिल रहे होते हैं उसी व्यंजक को कहते हैं बीजीय व्यंजक। हमें यहाँ दो चीज दिखाई दी, क्या 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 चीज दिखाई दी भाई? पहले की चर राशि और अचर राशि। पहला मिल रहा होता है हमें क्या चीज? चर। दूसरा मिल रहा है अचर। इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। चर राशि मतलब वेरिएबल होता है जिसका मान बदलते रहता है, ए बी सी डी कहां तक जेड तक, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ हम लोग किसी गणित में क्या अगर चर राशि मापना होता है तो ए बी सी डी ऐसे एक्स वाई जेड करके मान लिया करते हैं। लेकिन वैसे हिंदी भाषा से हमारे यूपी बोर्ड में जाओगे तो वहां पर हम लोग क्या अ ब स द के हिसाब से क ख ग ऐसे करके हम मान रहे होते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ये चर राशि इसका मान हमेशा बदलते रहता है और अचर राशि इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। जैसे दो जितने सभी काउंटिंग्स नंबर होते हैं ना, वो सभी हमारे अचर राशि के फॉर्म में आ जाते हैं। क्लियर है? कुल मिलाकर जितनी सभी वास्तविक संख्या जो होती है वो अचर संख्या होती है, ठीक है ना। अब देखिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है क्या? बीजगणित की परिभाषा में आपको हमने पहले बता दिया, ठीक है ना। और इनके बीच प्राथमिक संबंधों का रहता है और इनके बारे में, ठीक है ना। अब उसमें क्या हमारा बीजगणित बीजीय व्यंजक भी जो टॉपिक है उसमें इसी का एक शेष पार्ट टॉपिक है, पार्ट जो बीजीय व्यंजक। इस बीजीय व्यंजक में क्या होता है यहाँ पे कि गणितीय संख्याएं होती है। एक और चीज यहाँ ध्यान देंगे, गणितीय संख्याएं की बात कर रहे हैं, गणितीय संक्रियाएं। इसको इंग्लिश में मैथमेटिकल टूल्स का नाम देते हैं। और मैथमेटिकल टूल्स कितने होते हैं गणित में? अब नीचे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स होते हैं 4। और कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स होते हैं हमारे? प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है और भाग होता है। ये 4 गणितीय संक्रियाएं। पूरा का पूरा गणित हमारा इसी संक्रियाओं पे ही टिका हुआ है। वो होते हैं हमारी गणितीय संक्रियाएं होती हैं जोड़ घटाव गुणा और भाग, ठीक है ना। जब वही चीज कहते हैं चर और अचर राशि दोनों को आखिर लिखेंगे तो किसके साथ संयोजन कराएंगे? तो किसके साथ भाई? गणितीय संख्याओं से, जोड़ के साथ, घटाव के साथ, गुणा के साथ, भाग के साथ लिखने के बाद जो एक व्यंजक मिलेगा उसी व्यंजक को कहते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है ना। जैसे मैं एग्जांपल इन दोनों को हेल्प से एग्जांपल दे रहे होते हैं आपको, हम यहाँ पे बीजीय व्यंजक की बात कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ एग्जांपल की बात कर रहे होते हैं जैसे, तो क्या दिखने को मिलेगा भाई? एक यहाँ 5x + 9। 5 क्या है? एक अचर राशि है, यहाँ x एक चर राशि है। इन दोनों का आपसी में क्या संबंध है? गुणा का संबंध है। बीच में गुणा छिपा हुआ है, गुणा का संबंध है, ये गुणा है। उसके साथ प्लस का फिर दाएं। पता है यहाँ देखिए तो यहाँ गणितीय संख्या में गुणा और घट जोड़ दो चीजों का यूज कर रहे होते हैं। और साथ ही अचर राशि में 5 और 9 है और यहाँ पे x है। इन सब का एक कॉम्बिनेशन आया होता है और उससे जो व्यंजक मिला वही होता है हमारा बीजीय व्यंजक। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक और भी तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं। 1/1/x, 1 + 1/x, x प्लस जोड़ा जा रहा है 1/x, x से 1 में डिवाइड करिए, भाग करके तो वैल्यू निकल गया। ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है।
इसको अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है और लिख देते हैं हम यहाँ पे -3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 15। यहाँ भी देखिए ये भी क्या है, पावर यहाँ ऋणात्मक वाला ही नहीं, लेकिन फिर भी ये भी बनेगा एक बीजीय व्यंजक होगी। बीच में चर राशि और अचर राशि को एक साथ गणितीय संख्याओं के साथ कंबाइन किया गया, संयोजन किया गया, ये एक बीजीय व्यंजक हो जाता है। ठीक है ना? मतलब कुल मिला के यहाँ गणित बीजगणित में सबसे बड़ा टॉपिक हमारा होता है बीजगणित, बीजीय व्यंजक, और इसी बीजीय व्यंजक के हिसाब से बाकी चीजों को हम अच्छे ढंग से अध्ययन कर पाते हैं। शायद ये आपको क्लियर हो पाया होगा। हमें क्या ध्यान देना होगा, बीजगणित पढ़ना है तो सबसे पहले चर राशि और अचर राशि के बारे में ध्यान देनी होगी, और गणितीय संख्याओं के बारे में ध्यान देना होता है कि इन दोनों का एक संयोजन ही क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बहुपद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको अभी के लिए थोड़ा सा पेंडिंग में डालते हैं। बहुपद से समझने से पहले बीजीय व्यंजक को और थोड़ा डीप में हम समझ रहे होते हैं। ठीक है ना? डीप में समझने के लिए क्या कर रहे होते हैं, ध्यान डालेंगे। तो बीजीय व्यंजक है, तो इस बीजीय व्यंजक में हमें इससे पहले यहाँ ध्यान देना होता है, एक होता है पद। जैसे हम एग्जांपल, इस उदाहरण की बात कर रहे होते हैं, उदाहरण अगर ले रहे होते हैं तो उदाहरण में यहाँ क्या देखते हैं, 9x - 5 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल 9x स्क्वायर प्लस 3x - 15। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि इसमें कितने पद हैं, तो यहाँ पे क्या है कि चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पहले यहाँ एक पद और यहाँ एक पद, तो कितने पद हो गए, 2 पद। तो इस तरीके से बीजीय व्यंजक को हम बंटवारा करते हैं, बीजीय व्यंजक के प्रकार को भी देखा जाता है और तर्क के आधार पे, पद के आधार पे। जैसे यहाँ पर कितने देखने मिलेंगे आपको, 3 पद देखेंगे। ठीक है ना? ये 3 पद हो गए, यहाँ 2 पद हो गए। इस तरीके से बीजीय व्यंजक को पद के आधार पे हमने बंटवारा कर रहे होते हैं, और पद के आधार बंटवारा करते हैं तो कौन कौन सा आता है, एक पदी बीजीय व्यंजक या व्यंजक कह देंगे डायरेक्ट। ठीक, दूसरा क्या कहते हैं, द्विपदी व्यंजक क्या देते हैं, तीसरा हो जाता है त्रिपदी व्यंजक, चौथा हो जाता है हमारा बहुपदी व्यंजक। ठीक है ना? यही बहुपदी जो व्यंजक होगा, यही आगे चलकर हमें बहुपद का नाम देगा, क्योंकि बीजीय व्यंजक का ही पार्ट होता है बहुपद जो हमें पढ़ना होता है। इसको इंग्लिश में हम इसे क्या कह रहे होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, इसे हम लोग ट्राइनोमियल। इसका है बहुपदी, मतलब बहु का मतलब होता है पोल, है ना? तो पोलिनोमियल। यही चल के आगे चल के हमें बहुपद का नाम देगा, यही बहुपदी व्यंजक जो ही बहुपद बन जाता है। क्लियर है ना? मोनोमियल इसमें एक पद होने को देखने को मिल जाता है, 9x 15y। हाँ, ये द्विपदी में इसमें 2 पद हो, 9x + 3 15x - 5 15x - 5। त्रिपदी में जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म्स होते हैं, उसको क्या कर रहे होते हैं हम लोग आपस में, इसको त्रिपद 9x स्क्वायर 9 है यहाँ पे 15x और +12, 3 पद दिखाई पड़े, ये त्रिपदी हो जाएगा। बहुपदी मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक पद होना चाहिए, वो बहुपदी भी चला आता है। ठीक है ना? इसमें बहुत सा बहुपद जब इसमें पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक कंडीशन लगा देना होता है, बहुपद का जब डिफाइन करेंगे आगे जस्ट आगे से, तो उसमें हम बात करेंगे। तो शायद ये क्लियर हो चुका होगा कि बीजीय व्यंजक को हमने प्रकार को यहाँ पे देख लिया। ठीक है ना? अब थोड़ा सा क्या है कि बीजीय व्यंजक जो हम बोले पहले ही बताया था कि बहुत लंबा सा एक टॉपिक है, इसमें हम इसकी क्या कर रहे थे, इसके पहले जोड़ को घटाव को पहले से समझ लेते हैं। तो जोड़ और घटाव के लिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना होगा हमें 2 चीजों पे। तो वहां पे क्या होता है, एक समान पद और असमान पद। समान पद, पद तो हमने पढ़ा था, लेकिन पद भी होते हैं 2 प्रकार के, एक समान पद, दूसरा असमान पद, जिसको लाइक टर्म और ऑन लाइक टर्म कहते हैं। और समान पद, ठीक है, समान पद है मतलब लाइक टर्म है, ठीक है ना, और असमान पद मतलब ऑन लाइक टर्म है। जैसे समान पद की बात कर रहे होते हैं, अगर यह 9x लिख देते हैं, यहाँ 15x लिख दी या केवल x लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल जो नंबर होंगे, जो वेरिएबल नंबर होंगे, जो उसमें किसी भी बहुपद, किसी भी बीजीय व्यंजक में जो वेरिएबल नंबर होंगे, अगर एक समान है तो उसे लाइक टर्म के रूप में नाम, जैसे यहाँ x यहाँ पे आ रहा है, अगर केवल अगर यहाँ एक और एक पेयर होते हैं, दूसरा पेयर की बात करते हैं, अगर x स्क्वायर या 15x स्क्वायर, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पे x की जो वैल्यू, यहाँ जो वेरिएबल नंबर x स्क्वायर के फॉर्म में है और 2 के फॉर्म में, यहाँ पे x और 2 के फॉर्म में है, ये क्या होता है, एक लाइक टर्म। और ऑन लाइक टर्म की बात कर रहे हैं तो कैसे, 9x ये 15x स्क्वायर, देखो तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं, एक और समान पद,
तो इसके साथ हम ऐड करना जोड़ना संभव नहीं है, घटाव भी संभव नहीं। गुणा कर सकते हैं, ऑन अगर समान पद है, ऑन लाइक टर्म है तो उसे गुणा भाग कर सकते हैं, अगर एक समान पद है उसे जुड़ा घटाव किया जा सकता है। इस तरीके से हमने बहुपद को जरा समझ लेते हैं। बहुपद क्या है, ठीक है। बहुपद किसी चर का ऐसा बीजीय व्यंजक, देखिए यहां बात आई बीजीय व्यंजक की, जिसमें चर का केवल धनात्मक पूर्णांक घात हो। कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक घात अगर है तो उसे ही कहते हैं हम क्या चीज? बहुपद। क्लियर है ना? क्या है कि किसी चर का एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का केवल धनात्मक पूर्णांक घात होता है उसे ही कहते हैं बहुपद। जैसे कि बात कर रहे थे बहुपद की, तो जैसे में क्या हो जाएगा 9x² + 3x + 5, ये एक बहुपद है। 3x + 5 ये भी एक बहुपद है। अगर एक और हम लेते हैं एग्जांपल, केवल 9 ले लेते हैं, ये भी एक बहुपद है। केवल अगर हम क्या लेते हैं x ले लेते हैं, ये भी एक बहुपद होगा, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं अगर हम यहाँ पे 3x³ - 5x² + 15x + 9, ये भी क्या होगा? एक बहुपद होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि इस बहुपद जो एक हम बीजीय व्यंजक जो लिख रहे होते हैं उस सभी बीजीय व्यंजकों में क्या है, जो चर राशियां हैं उसका जो घात, देखिए यहाँ लिखा गया, यहाँ पे घात धना कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक घात होगा तो उसे हम कह देंगे बहुपद, अन्यथा उसे बहुपद नहीं कहेंगे, उसका बस एक ही नाम होगा बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पावर यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, पावर प्लस में, यहाँ पे पावर यहाँ 0 है, संख्या अचर है तो इसका पावर 0 है यहाँ पे, है ना। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। यहाँ पावर 1 है, ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, यहाँ सभी जगह पावर धनात्मक, तो हमारा हो जाता है बहुपद, ठीक है ना। अब जरा ये बार-बार तो बीजीय व्यंजक जो अभी कुछ देर पहले पीछे हमने देखा था बीजीय व्यंजक में, तो बहुपद और बीजीय व्यंजक में मूलभूत अंतर क्या है, एक मेनली डिफरेंस क्या होता है उसको जैसा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिख रहे होते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है, और ये हो गया हमारा बहुपद। तो देखिए बीजीय व्यंजक और बहुपद में मूलभूत अंतर यही है यहाँ पे कि जितने क्या होता है, एक बहुपद क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक ही होता है। बहुपद क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन इसमें इस बीजीय व्यंजक का जो पावर होगा हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं है। क्योंकि यहाँ एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ समझ लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल में ले रहे हैं x + 1/x, ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है, लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद के परिभाषा कोई क्या फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चर राशि है इसका घात कैसा है, अभी इसको सजाएंगे इसको अच्छे ढंग से, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो करेंगे पावर 1 आ जाएगा, ये क्या होगी? माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया, अतः ये क्या होगा? ये बीजीय व्यंजक होगा, अर्थात बहुपद ये नहीं होगा। बहुपद तब होगा जब उसका घात ऋणात्मक होनी चाहिए, क्लियर ना। मूलभूत अंतर यही है, बीजीय व्यंजक और बहुपद में यही अंतर है, बस उसमें इसका पावर धनात्मक होना चाहिए। यहाँ भी एक और दिक्कत है, यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, x का पावर अंडर रूट में भी लेते हैं, √x + 5x कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर जनरल फॉर्म में कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, पावर 2 हो जाएगा, रूट का पता ही हमको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। पावर ऐसा क्या है भाई, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पावर कैसा चाहिए? केवल धनात्मक पूर्णांक। बस इसी चीज को आपको माइंड में सेटअप कर लेना होगा, तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है, ये चीज हमें क्लियर कर देना। क्लियर है? इसका मतलब ये क्या है, बीजीय व्यंजक एक पिता और ये पुत्र हुआ ना जी। तो पिता हमेशा पिता ही होगा, पुत्र पुत्र ही रहेगा। ये पुत्र अपने पिता का पिता कभी नहीं हो सकता। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने सभी बहुपद होते हैं सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं तो इसको यस कह देंगे, और सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं इसको हम नो का नाम देंगे। तो शायद आपको क्लियर हो चुका होगा बहुपद और बीजीय व्यंजक में डिफरेंस, ठीक है ना। और इस तरीके से भी हम यहाँ से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में अच्छे खासे आते हैं बहुपद पहचान करने की। 1-2 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन से बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद पहचानने के लिए बस हमें यही चीज ध्यान रखना होगा कि बीजीय व्यंजक तो सभी हैं, लेकिन उसमें उसका पावर, चर राशि का जो पावर होना चाहिए हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो उसे हम बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे जरा समझते हैं, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ते हैं।
बहुपद में जब आगे थोड़ा सा देखना होता है तो बहुपद को आप ये बेहतर समझने के लिए हमें दो तीन चीजों को और ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज क्या ध्यान देना होगा, बहुपद का पद, बहुपद का पद, ठीक है ना, टर्म ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। उसके बाद से बहुपद का घात, पावर ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद बहुपद का गुणा, बहुपद का गुणा, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। इन तीन चीजों को हमें ध्यान देना होगा और ये तीन चीजों को अच्छे से समझ गए तो उसके बाद बहुपद को क्लियर अच्छे से समझ पाएंगे। तो बहुपद के पद को कैसे करेंगे हम क्लियर हम लोग, तो उससे पहले हम बहुपद का सामान्य रूप समझ लेते हैं। बहुपद का सामान्य रूप, अगर सामान्य रूप अगर क्लियर हो गया तो बहुपद का हमारा पूरा का पूरा ये तीनों टर्म क्लियर हो जाएंगे। बहुपद के सामान्य रूप में क्या होता है, पहला होता है ए नॉट प्लस a1 x1 a2 x2 a3 x का पावर 3, है ना, ऐसे सो ऑन डू करते करते यहाँ पे प्लस an x का पावर n हो जाता है, क्लियर है। ये हो जाता है हमारा क्या चीज, बहुपद का सामान्य रूप। और बहुपद के सामान्य रूपों में हम यहाँ क्या देख रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या देखिए ये प्लस है, प्लस का चिन्ह बीच में दिखाई दे रहा है, तो ये जो प्रत्येक एक यहाँ प्लस के चिन्ह का अलग किया गया जो व्यंजक होता है, ये प्रत्येक एक क्या कहलाएगा, एक पद कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुपद के पद की बात करते हैं, टर्म ऑफ पोलिनोमियल की बात कर रहे होते हैं, इसकी परिभाषा को जैसे समझेंगे अगर हम तो क्या कह सकते हैं, किसी भी बहुपद में धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा अलग किया गया, विलग कर दिया गया जो व्यंजक होता है वही क्या कहता है, पद, है ना। अब बहुपद का घात क्या होता है कि किसी भी बहुपद में जो चर राशि होती है उस चर राशि का जो पावर जो होता है, चर राशि का जो पावर होता है ना, जो घात होता है ना, महत्तम जो घात होता है, जिसका महत्तम जो मैक्सिमम जो घात होगा वही उसका अपने क्या कहता है, बहुपद का घात कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल बहुपद की घात की एग्जांपल की बात करें अगर यहाँ पे, जैसे x² + 5 लिख देते हैं, यहाँ पे x², एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर यहाँ पे 3x प्लस क्यूब कर देते हैं, 3x² प्लस 9 लिख देते हैं। यहाँ देखिए चर राशि का महत्तम सबसे अधिक घात कितना है, इसमें 2 है, इस बहुपद का घात 2 का आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम घात यहाँ 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है, तो सबसे ज्यादा कितना है, 3 है, तो इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, है ना। तो किसी भी बहुपद में चर के महत्तम घात को उस बहुपद का घात कह देते हैं, क्लियर है ना। और यहाँ टर्म तो हम समझेंगे पद, यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा अलग किया गया जो एक पद होता है वो विजय है, वो क्या है, उसका बहुपद का पद कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद बहुपद का गुणांक से कहते हैं, गुणांक का मतलब तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मींस आप ये समझ सकते हो कि किसी भी बहुपद के किसी एक पद में किस संख्या गुणा हुआ, जैसे इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं यहाँ पे 9x² + 15, तो इसमें कहते हैं कि x² का गुणांक क्या है, तो x के साथ किस संख्या का गुणा हो चुका है, हुआ है, तो x के साथ किसका गुणा भाई, ये 9 का, तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी बहुपद में जो जितने सभी पद है उस पद में जिस संख्या गुणांक पूछा जाएगा उस बाकी अन्य सभी संख्याओं के साथ जो उसका गुणनफल होता है, गुणनखंड जो होता है, वो सही संख्याएं जो उसका अपना क्या कहलाती है, गुणांक, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या कर रहे होते हैं, इसी यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, इसके बहुपद के प्रकार के बारे में समझते हैं इसके बाद हम लोग, ठीक है ना। तो जरा सा देखते हैं ठीक, बहुपद के प्रकार की बात करें, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद प्रकार को करने के लिए सबसे पहले इसे हम दो भाग बांटते हैं, दो आधार में बांटते हैं। एक पहले भाग बांटते हैं किसके, पद के आधार पर, दूसरा हो जाता है घात के आधार पर, ठीक है। तो पद के आधार बात करते हैं तो क्या हो जाता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद,
ठीक है। अगर घात की बात कर रहे होते हैं तो एक घातीय बहुपद, इसी को कहते हैं इसमें हम लोग रैखिक, हिंदी एक और दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। लिनियर पॉलिनोमियल भी इसे कहते हैं हम लोग। इसमें दूसरा हो जाता है द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद, है ना। ठीक है। त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसको, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और इसको क्यूबिक, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ एक घातीय एक पदी बहुपद को इसको मोनोमियल कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक और एक पद होने चाहिए, केवल केवल कितने पद होने चाहिए, एक पद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। इसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाएंगे, त्रिपद तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। एक पद का एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे कितना 3x 5x कॉमन ले लेकर अलग अलग पद, एक पदी हो जाएगा द्विपदी में 3x + 9, द्विपदी हो जाएगा त्रिपदी में, तीन को पद इसमें होने चाहिए 3x + 9, या देखिए तीन पद आपको दिखाई दे रहे होते हैं, 3x² + x + 9, ये तीन पद हो गए, ये त्रिपदी बहुपद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक घातीय बहुपद की अगर बात करते हैं, यहाँ हमें विशेषकर क्लास 10th में जो पढ़ना है इसी चीज पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। ये एक घातीय बहुपद, ये यहाँ पे घात के आधार वाला जो बहुपद है उसकी उस पे ध्यान देना होगा। एक घातीय जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल का नाम देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में उसको ये घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कह रहे होते हैं। तो वैसा बहुपद जिसका महत्तम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है या एक घातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। जो घाती की बात कर रहे होते हैं, द्विघात बहुपद इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक कह दे रहे होते हैं, और उसके बाद इसमें महत्तम घात 2 होता है, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और त्रिघाती जिसका महत्तम घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है ना। और इन तीनों चीजों इसके साथ साथ हमें दो तीन चीजें और भी ध्यान रखनी बातें होंगी। पहला कौन कौन सा और भी एक्स्ट्रा चीजें जो होगी हमें, एक होता है शून्य बहुपद, क्योंकि ये तो बहुपद तो प्रकार तो पढ़ ही रहे हैं हम, ये साथ साथ और भी पढ़ना होता है हमें शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। एक होता है अचर बहुपद, अचर बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है, इन चीजों के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अचर शून्य बहुपद क्या होता है कि वह बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो जाए उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। और अचर बहुपद क्या कहलाता है कि वह बहुपद है ना जिसका क्या होता है, जिसमें जो क्या होते हैं, जो केवल केवल अचर पद हो, चाहे वह बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या ही होता है उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं जरा सा। अगर शून्य बहुपद की बात कर रहे होते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, तो क्या हो जाएगा 0x² 0x + 0, ये क्या हो गया अचर बहुपद, शून्य बहुपद हो गया। अचर बहुपद की बात कर रहे हैं, जितने सभी वास्तविक संख्या कुछ भी लिख लीजिए, वास्तविक संख्या कोई भी वास्तविक संख्या आप लिख लीजिए, वो सब क्या हो जाएंगे हमारे लिए अचर बहुपद कहे जाएंगे, क्लियर ना। या चलो ये इस पे थोड़ा सा मेन फोकस पे ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ देखो इसके पावर कितने होते हैं घातीय के, 1, इसके पावर महत्तम 2, इसके पावर 3। अचर बहुपद का जो होता है उसका पावर कितना होता है, शून्य होता है। इनका माइंड में एकदम कंसंट्रेट करके रखेंगे क्या, अचर बहुपद का जो घात होता है कितना होता है, शून्य होता है। एक घातीय का 1, द्विघातीय का 2, त्रिघातीय का 3। जबकि अचर शून्य बहुपद का जो घात होता है अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, इसके घात होते ही नहीं है, अनडिफाइंड इसे कह सकते हैं, अचर का शून्य होता है, क्लियर है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल ये भी बन सकता है यहाँ पे कि जितने सभी वास्तविक संख्या होते हैं वो भी एक प्रकार का बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, तो एक अचर बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। व्याख्या क्लियर हो गई, ठीक है ना। हमें जो इस विशेष तीन चीजों पे ध्यान देना है, इसी पे हम बारी बारी से थोड़ा सा बात कर रहे होते हैं, फिर आगे इस पर बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब बहुपद के जो घात के आधार पर हमने जो बहुपद पढ़ रखे थे उसमें सबसे पहला चीज कौन सा है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, एक घातीय बहुपद, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का डिफाइन तो हम कर चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं इसका सामान्य रूप की बात, हमें तीन यहाँ पे सभी के सामान्य रूप को अच्छे से ध्यान देना होगा। सामान्य रूप, इसका जो सामान्य रूप क्या होता है, ये क्या होता है कि ax + b,
किस फॉर्म में होता है? जब ये रैखिक बहुपद होगा ax प्लस b के रूप में होगा, जहां a और जो b होता है वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, a नॉट इक्वल 0। ये बोलना जरूरी है, a की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो रैखिक बहुपद नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, ये हुआ हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है ना, अब हम इसके शून्यक की बात करते हैं। तो इसका महत्तम घात कितने हैं भाई? 1। जब इसके महत्तम घात 1 है तो इसके शून्यक कितने होंगे भाई? इसके शून्यक भी कितने हो जाएंगे? 1 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये शून्यक जब 1 होंगे तो किस फॉर्म में होते हैं इसके शून्यक? तो इसके शून्यक किस फॉर्म में होते हैं भाई? तो इसके शून्यक होते हैं -b/a के रूप में होते हैं। और इसके एक शून्यक मतलब इसकी अल्फा की वैल्यू होगी, एक शून्यक को अल्फा अगर मान लिया जाता है, अल्फा कह देते हैं, इसके एक शून्यक अल्फा होगा और किस रूप में होगा? -b/a के रूप में होता है। क्लियर है? कैसे ही निकल गया -b/a, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा? देखा जा सकता है इसका सामान्य रूप क्या हमारा यहाँ पे, इसका ऑपरेशन कर लें। यहाँ पे हम ax + b बराबर यहाँ 0, तो यहाँ ax ये इक्वल टू उधर जाएगा तो -b, तो x की वैल्यू निकल के आती है -b/a, तो उसका x की वैल्यू b/a आया। मतलब यहाँ पे क्या मिला? एक शून्यक इसका रैखिक बहुपद एक शून्यक मिलता है -b/a। ठीक है ना, जिस बहुपद का घात जितना ही होगा उसके शून्यकों की संख्या मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होंगी? उतना ही होंगी। जैसे यहाँ 1 था महत्तम घात, इस तरीके से इसके शून्यक 1 होंगे जो अल्फा रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, और इसी फॉर्म में -b/a के रूप में रहता है। क्लियर है? ये हुआ रैखिक बहुपद। ठीक है ना, फिर अब इसके बाद द्विघाती बहुपद की बात करते हैं। द्विघाती बहुपद को देख लेते हैं। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करें तो द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है? इसमें महत्तम घात 2 होने चाहिए, वैसा बहुपद इसका महत्तम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसका सामान्य रूप की अगर बात कर रहे होते हैं तो इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका मानक रूप होगा। और इसको भी अच्छे ढंग से आप नोट कर लेंगे, कंप्लीट रखेंगे। यहाँ क्या हो जाता है भाई? a b और जो c होता है वो क्या होता है? ये बिलोंग्स करता है कि रियल नंबर से, और a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं, अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो फिर वो द्विघात बहुपद नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, और इसका महत्तम घात जब 2 होता है तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? इसको जीरोस कितने हो जाएंगे? इसके जीरो 2 होते हैं, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है। अल्फा बीटा 2 जीरोस होते हैं, और इन दोनों जीरोस के बीच एक संबंध भी होता है ना? और संबंध क्या होता है भाई? तो शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और कोई बहुपद इस फॉर्म में होता है तो भाई क्या हो जाता है यहाँ पे? -b/a के रूप में आ जाएगा, है ना? और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो इसके फॉर्म में आ जाएगा c/a के रूप में आ जाता है। फिर ना इनका गुणांकों का जो शून्यक है, उन शून्यकों का जो गुणनफल जो होता है -b/c के c/a के इक्वल हो जाएगा, और इसका योगफल जो होता है दोनों का शून्यकों का -b/a के रूप में हो जाता है। ये एक संबंध होता है कि इसके दो शून्य दिखाई देंगे, क्योंकि महत्तम घात इसका 2 है, इसलिए शून्य का अल्फा बीटा 2 दिखाई देंगे, और इनके बीच जो योगफल का होगा -b/a और गुणनफल c/a हो जाता है। क्लियर है? चलिए, उस प्रकार से त्रिघात बहुपद की बात कर रहे होते हैं, तो त्रिघात बहुपद की बात कर रहे होते हैं ना, तो त्रिघात बहुपद इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाता है। ठीक है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल कर देते हैं यहाँ पे। क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें हम इसका महत्तम घात 3 होते हैं उसे हम त्रिघात बहुपद कहे जाते हैं, और इसका सामान्य रूप जो होता है उस पर ध्यान दें। सामान्य रूप की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है भाई? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका सामान्य रूप होता है, जहां a b c एंड d जो होता है वो क्या करता है? बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, और a नॉट इक्वल 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कह देते हैं? क्या चीज को? त्रिघात बहुपद कह दिया जाता है। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके शून्यकों की बात करते हैं तो इसका महत्तम घात जब 3 है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसके शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य इसके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अल्फा हो जाता है, बीटा हो जाता है और गामा हो जाता है। इसके शून्य कितने मिलेंगे? देखने को आपको 3 मिलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अब इसमें क्या होता है? इन तीनों में एक संबंध हो जाता है। संबंध क्या होता है? अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। इन दोनों का तीनों का योगफल की बात कर रहे होते हैं, तो तीनों का योगफल जो होता है किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, इसके गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसकी बात कर रहे होते हैं तो क्या हो जाता है? इसकी वैल्यू क्या हो जाता है? c/a हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात कर रहे होते हैं तो -b/a हो जाता है। इन तीनों चीजों पे हमें अच्छे से ध्यान देना होगा, इनके बीच रिलेशन है,
किससे किसके बीच? तो गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध है। इन तीनों चीजों को हम अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा टोटल का टोटल हमारा यहाँ पे क्या होता है, बहुपद से संबंधित रिलेशन है, जो क्लास 10th में जो थ्योरी पढ़नी है आपका यहाँ से क्लियर होता है। अब यहाँ से आपका चैप्टर क्वेश्चन चैप्टर से स्टार्ट होंगे, कैसे हम किसी से शून्य निकाल पाएंगे, उनके बीच कैसे रिलेशन को दिखा पाते हैं, इन चीजों को, ठीक है ना। अब हमें शायद पूरा पूर्ण विश्वास होगा कि अब आप क्या कर पाए, अच्छे ढंग से इसको वीडियो को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक भी किया जाए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है।